नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक्स को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी यहाँ पे चल रही थी। आज हम इस पुस्तक की 8वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। कतूरी राजवंश हमारा चल रहा था, उनके प्रशासन, उनके इम्पोर्टेंट अधिकारियों को देखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में जो विभिन्न अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में जो पदाधिकारियों की बात की गई है, उन अधिकारियों को कभी वो पंवार वंश से जोड़ देता है, कभी पौरव वंश से जोड़ देता है, कभी कतूरियों के साथ जोड़ देता है। तो जो इम्पोर्टेंट पदाधिकारी हैं, उनकी भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से पहले की हमारी जो क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कतूरी शासन के संदर्भ में पदनाम और उनके कार्य के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट अधिकारी, दूसरी तरफ उनके कार्य। मुख्य तौर पर इन्हें कतूरियों के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में किसी और दूसरे राजवंश के साथ इनका नाम आ जाता है कि बताइए उस काल में खंडपति क्या था, तो भी आपने इसी वाले शब्दावली को ध्यान रखना है, क्योंकि काम इनका एक था। ठीक है, जो खंडपति होता था कतूरी काल में, ये वनों का रक्षक होता था। वन रक्षक जो होता था, वनों की रखवाली करने का जो काम करता था, उसे खंडपति कहते थे। तो पहले का हो जाएगा एक। जो प्रतिहार होता था, यह आपका अंगरक्षक होता था। ठीक है, अंगरक्षक या महाअंगरक्षक इसी को कहते थे। ठीक है, वैसे प्रतिहार केवल अंगरक्षक होता था और महाअंगरक्षक उसे महाप्रतिहार कहते थे। तो प्रतिहार में अंगरक्षक या महाअंगरक्षक दे, दोनों को आप एक साथ लेकर चले। भौगिक की बात करें, ये आपका एक कर अधिकारी होता था। ठीक है, यानी दूसरे का 2 है, तीसरे का 3। दिव्यपति की बात करें, दिव्यपति लेखक वर्ग के प्रधान को कहते थे, यानी ये एक लेखक होता था। चौथे का 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 हमारा सही आंसर है जो यहां पर है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, जैसे एक अधिकारी था जिसे कहा जाता था सृष्टि। ये कौन होता था कतूरी काल में? जो नगर सेठ होता था उसे कहा जाता था सृष्टि। ठीक है, इसके अलावा जो तीरंदाज होते थे, तीरंदाजों के लिए क्या कहा जाता था? तीरंदाजों के लिए सरभंग कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। आगे हम और जो अधिकारी हैं उनकी बात करेंगे, और आज ही की वीडियो में चंद वंश के सवाल भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारी परीक्षा वाणी वाली सीरीज है, उसमें अभी हम ज्योग्राफी की क्लासेस कवर कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री के अलावा जो बाकी की क्लासेस हैं उनको देख रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री हमारी अभी इस किताब के माध्यम से चल रही है, इसीलिए अभी परीक्षा वाणी की हिस्ट्री की क्लासेस नहीं आ रही है। उसमें हमने पंवार काल तक पूरा पढ़ लिया था, गोरखा आगमन के बारे में हमने पढ़ना था। ठीक है, जब तक हमारी इसमें हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, उसमें हम काफ़ी हद तक हिस्ट्री के अलावा जो बाकी के अध्याय हैं उनको ख़त्म कर चुके होंगे। लास्ट वीक हमने वनों से संबंधित अध्याय को ख़त्म किया। अगला टॉपिक खनिज जो उत्तराखंड में मिलते हैं उनको कवर करेंगे। चलिए, अगला है कतूरी शासक के अधिकारी और उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची को यहाँ पर मिलाना है। कतूरी काल में जो छूतक होते थे, ये क्या होते थे? ये दूत को कहा जाता था। जो दूत होते थे उनको कहते थे छूतक। जो घटपाल होते थे, ये आपके सीमाओं के रक्षक कहलाते थे। ठीक है, जो विषयपति होता था, जिलों का प्रमुख होता था। इनका जो साम्राज्य होता थे, जो प्रांत होते थे, वो जिलों में बटे होते थे। कतूरियों के काल में हमें मुख्य तौर पर 4 से 5 विषय मिले हैं। 4 का वर्णन मिलता है, 5वें विषय का उल्लेख जागरों में देखने को मिलता है। तो विषयों के प्रमुख को कहा जाता था विषयपति। जो शौल्किक होता था, ये मुख्य कर अधिकारी होता था। ठीक है, तो पहले का 1 है, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 3। 1 2 4 3 कहां पर है हमारा? 1 2 4 3 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और अधिकारी होता था उपचारिक। इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये अभिलेख अधिकारी होता था। अपने पास अभिलेखों को संरक्षित रखने का काम ये करता था। ठीक है, उपचारिक। एक और होता था उपरिक, ये प्रांतों का प्रमुख होता था। मुख्य तौर पर यह पौरव काल में होता था। आपने उपचारिक को ध्यान रखना, यह अभिलेख अधिकारी है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगला, कतूरी प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी और उनके पदनाम में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपने बताना है।
महाकर्ता कृतक, क्या ये उच्च निरीक्षक होता था? ये आपका बिल्कुल सही है। महादंड नायक, ये प्रधान न्यायाधीश होता था, ये भी आपका सही है। महाप्रतिहार, ये प्रधान रक्षक यानी प्रधान अंगरक्षक होता था, ये भी सही है। दांडिक, क्या ये अपराधियों को पकड़ने वाला होता था? अपराधियों को पकड़ने वाला दोष प्राधिक होता था। वो अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोष प्राधिक। इसका नाम ध्यान रखेंगे, ये था अपराधियों को पकड़ने वाला। जो दांडिक था ये एक दंड अधिकारी था, तो ये दंड देने वाला था। और प्रधान न्यायाधीश कौन था? महादंड नायक। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। आपको पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी यहां पे सुमेलित नहीं था। ठीक है, अगला कतूरी शासन के बारे में फिर से आपने बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला, सरभंग, ये घुड़सवार सेना से जुड़ा होता था। अभी मैंने आपको ऊपर कहा कि जो सरभंग होते थे ये तीरंदाज होते थे। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यही आपने बताना था। जो उदाहदिक होता था, उदाहदिक नाम का अधिकारी एज ए सुपरिटेंडेंट के तौर पे होता था, जो आज के सुपरिटेंडेंट होते हैं उनकी तरह ये होता था। ठीक है, कुमार आमत्य, राजकुमारों के मंत्री को कहते थे। राजकुमार के लिए उस समय राजनयक शब्द का इस्तेमाल होता था। जो राजकुमारों के मंत्री होते थे उनको कुमार आमत्य कहते थे। ठीक है, क्षेत्रपाल, ये क्षेत्राधिकारी होता था, ये सही है। इसका काम क्या होता था, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो ये क्षेत्राधिकारी होता था, क्षेत्र के अंदर कृषि की उन्नति का ध्यान रखने का काम मुख्य तौर पर ये करता था, यानी बेसिक तौर पर उस समय का कृषि मंत्री था। ठीक है, कृषि की उन्नति कैसे हो सकती है या राज्य में कृषि के विकास के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता था? क्षेत्रपाल। ये आपका सही है। ठीक है, कतूरी नरेशों की सेना कितने भागों में विभाजित होती थी? देखिए, कतूरी राजाओं की जो सेना है इसे 4 भागों में बताया गया है कि यह विभाजित होती थी। इनकी सेना पदातिक होती थी, यानी पैदल सेना होती थी। इनकी सेना अश्वरोही होती थी, यानी इनमें घोड़े भी थे। इनकी सेना गजारोही भी होती थी, यानी हाथी भी थे। और कहीं से ये उत्तराखंड में ऊंट भी लेकर आए। इनकी सेना में उष्टारोही भी कहा गया है, यानी ऊंटों की सेना या ऊंट सवारों की सेना इनके पास होती थी। तो ये 4 आपने ध्यान रखना है, पैदल भी थे, घोड़े भी थे, हाथी भी थे और ऊंटों को भी शामिल यहां पर किया गया है, कई सारी पुस्तकों में बताया गया है। जो पैदल सैनिक होते थे इनको कहा जाता था गौलमिक, इसे ध्यान रखना। पदातिक सेना को या पैदल सेना को क्या कहते थे? गौलमिक कहते थे। पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसे पौरव काल में, जैसे हमने देखा था, जमनपति कहते थे। इस काल में नायक गौलमिक उसको लिखा गया है। ठीक है, दोनों आपने साथ में याद करने हैं। पौरव काल में पैदल सेना के प्रमुख को जमनपति कहा जाता था, कतूरी काल में उसे नायक गौलमिक, क्योंकि पैदल सेना को क्या कहते थे? गौलमिक। ठीक है, जो अश्वरोही होते थे इनके सर्वोच्च नायक को अश्वबलाधिकृत कहा जाता था। जो गजारोही होती थी सेना, इनके सर्वोच्च नायक को हस्ती बलाधिकृत कहा जाता था। और जो उष्टारोही होती थी उसे उष्ट बलाधिकृत कहा जाता था। जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसमें तीनों के नाम, घोड़े के, हाथी के, ऊंट के, तीनों के नाम जोड़ दिए जाते थे। हस्त, अश्व, उष्ट बलाधिकृत उसको कहा जाता था। ठीक है, अगला, कतूरी काल में अपराधियों को पकड़ने वाला क्या कहलाता था? अभी हमने ऊपर देखा अपराधियों को पकड़ने वाला दोष प्राधिक कहलाता था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी होते थे उनको महादंडनायक, दंडनायक या दंडपाशिक कहा जाता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? कतूरी काल में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे दुसाध्य नाधनिक कहा जाता था। दुसाध्य साधनिक, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, कतूरी काल में राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। कौन रखता था? अभी हमने ऊपर देखा इसके बारे में, क्षेत्रपाल रखता था। प्रभातार क्या करता था? कतूरी काल में भूमि की माप करता था। भूमि मापन अधिकारी ये था, यानी सर्वेयर उस समय था। उपचारिक क्या होता था? ये अभिलेख अधिकारी था, अपने पास अभिलेख रखता था। ठीक है, वनों की रक्षा, खनिजों की रक्षा ये कौन करता था? उसे खंडपति कहते थे, हमने ऊपर देखा था।
कतुरी काल में कर अधिकारी कौन था? कतुरी काल में जो कर अधिकारी होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर, वो एक आपके भूपति और शौल्किक ये होते थे। भौगिक भी लिखा गया है, भागिक भी लिखा गया है। पौरव काल में भौगपति भी इनको कहा जाता था, शौल्किक। ये दो इंपॉर्टेंट कर अधिकारी इनके काल में थे, ठीक है। इसके अलावा इनके काल में भट्ट और चार ये दो नामक अधिकारी भी थे। ये दोनों के दोनों राज्य से बेगारी लेने का काम करते थे। बिष्टी कर या बेगार कर यानी कि श्रम कर जो होता था वो लेने का काम ये अधिकारी करते थे, ठीक है। अगला, दुधारू पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने का कार्य कौन करता था? तो दुधारू पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने का काम आभीर का होता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, कतुरी शासन काल में गौलमिक क्या थे? तो अब आप आसानी से बता देंगे, गौलमिक जो थे ये पैदल सैनिकों को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन डी। कतुरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? जिलों को तो विषय कहते थे, तहसील को क्या कहते थे? ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पूछा गया है। कतुरी शासन काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता था उसे अमात्य कहते थे। राजकुमारों के मंत्री होते थे उनको कुमार अमात्य कहा जाता था, ठीक है। जो महल का, जो राजमहल होता था उसका प्रभारी होता था उसे राज दौवारिक कहते थे, ठीक है। यानी महल की सुरक्षा करने वाला या महल का प्रभारी, जो महल में सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। सर्वेयर कौन होता था? हमने ऊपर देखा प्रभातार, ठीक है। सरभंग तीरंदाजों को कहा जाता था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रांतपाल वो सीमाओं के रक्षक होते थे। घटपाल गृहद्वारों के रक्षक होते थे। वर्मपाल ये आपके जो भी लोग सीमावर्ती मार्गों से आते जाते थे उन पर निगरानी रखने का काम करते थे। एक होता था नरपति, इसे कुछ जगहों पर तरपति भी लिखा गया है, जो नदी घाटों पर आने जाने की सुविधा की व्यवस्था करता था और टैक्स वसूली का काम वहां पे करता था, ठीक है। तहसील स्तर की इकाई को ये कर्मांत कहते थे। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, कतुरी काल में राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। कतुरी काल में राजमिस्त्री के लिए कारिका शब्द कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अधिकारी और उनके कार्य विभागों की यहाँ पे सूची आपने मिलानी है। महत्तम ये किसे कहते थे? महत्तम ग्राम के रक्षक को कहा जाता था कतुरी काल के, ठीक है। कोटपाल ये कौन होता था? कोटपाल गढ़ रक्षक होता था। कोट यानी कि गढ़, तो गढ़ के रक्षक को कोटपाल कहते थे। बलाध्यक्ष ये सेना नायक हो जाएगा। महादंड नायक ये आपका प्रांतीय सेनापति, ये मुख्य तौर पर प्रांतीय न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश उस समय होता था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग अधिकारियों की बात कही गई है, तो कुछ अभिलेखों में हमें जो खासकर यमुना घाटी से मिले हैं महादंड नायक को प्रांतीय सेनापति भी उनमें बताया गया है, ठीक है। तो इसके आपने दोनों याद करना है। अगर कतुरी या पौरवों के साथ जोड़ेगा तो यह दंड नायक था यानी मुख्य न्यायाधीश था, और अगर ऐसे ही पूछ लेगा अभिलेखों में वर्णित जो है महादंड नायक क्या था, विकल्पों में अगर न्यायाधीश ना दे तो सेनापति भी आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में जो अलग अलग शिलालेख मिले हैं, खासकर जैसे मैंने कहा देहरादून घाटी यमुना घाटी से जो मिले हैं उनमें कुछ और नाम आए हैं। जैसे एक शब्द आया है पल्लिका। अभिलेखों में वर्णित पल्लिका शब्द का संबंध किससे है? जो छोटे गांव होते थे, छोटे गांव से संबंधित है, ठीक है। जो महत्तम होता था ग्राम रक्षक यानी कि ये ग्राम प्रधान था, तो अभिलेखों में ग्राम के प्रधान को महत्तम कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा तहसीलदार को उस समय क्या कहा जाता था? तहसीलदार को कुलचारिक कहा जाता था। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक और सवाल पूछा गया था पेपर में कि अभिलेखों में वर्णित भृत्य शब्द किससे संबंधित है? तो ये सेवकों के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो यहां पर हमारा विकल्प क्या बना? पहले का आंसर 3 है, दूसरे का आंसर 2 है, तीसरे का 1 है, चौथे का 4 है। 3 2 1 4 हमारा सही विकल्प बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला, सोमचंद कुमाऊं आगमन के समय यहां पर किस कतुरी शासक का शासन था? कार्तिकेयपुर वंश को हमने कंप्लीट यहाँ पर किया, उनके प्रशासन, उनके जो इंपॉर्टेंट अधिकारी थे उनको देखने का प्रयास किया। अब चलते हैं चंद वंश से जुड़े एमसीक्यूज। हमने इनकी थ्योरी को भी कवर किया था। हमने चंद वंश को
बलूदी जी की जब हमने सीरीज़ कवर करी वहाँ पर भी कवर किया, वहाँ से जो एमसीक्यूज़ थे, बहुत सारी किताबों के एमसीक्यूज़ हमने वहाँ पे देखे थे। हमने जब अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर किया वहाँ पर भी देखा। तो जब हम ऐसे अलग अलग बुक वाइज चलते हैं तो आपका एक ही टॉपिक कई बार आप रिवाइज कर जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं, कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाती हैं, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। कुछ ही समय पहले परीक्षावाणी में हमने चंद्रवंश को डिटेल में पढ़ा था, अब दोबारा से इनके एमसीक्यू आप यहाँ से लगा सकते हैं। चंद्रवंश का पहला ही सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब सोमचंद कुमाऊं में आया उस समय यहां पर कौन सा कत्यूरी शासक शासन कर रहा था। सोमचंद के कुमाऊं आगमन के समय यहां पे ब्रह्मदेव का शासन था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ब्रह्मदेव को अंतिम शक्तिशाली कत्यूरी राजा भी माना जाता है। कहा जाता है इसी के काल में सोमचंद उत्तराखंड में आया था, कुमाऊं में आया था। यहाँ पर ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया था और इसी को यहीं पर चंपावत के आसपास का जो इलाका था लगभग 300 नाली के करीब इसको दहेज के स्वरूप में दिया। वहीं से इसने अपना राजकाज करना शुरू किया। शुरुआत में कत्यूरियों के सामंत के तौर में शासन करते थे, बाद में जब कत्यूरी का विघटन होने लगा तो सोमचंद यानी कि चंद्रवंश शक्तिशाली होता गया। ठीक है, ये पूरी कहानी है। सोमचंद कुमाऊं में कहां से आया था, ये सवाल भी पेपर में बना हुआ है। देखिए, सोमचंद आया था झूसी प्रयाग से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लगभग 700 ईस्वी के करीब इसने चंद्रवंश की स्थापना यहाँ पर करी। इतिहासकारों का मानना है कि 700 ईस्वी से पहले ये उत्तराखंड में यहाँ पर आया, विवाह वगैरह इसने यहाँ पे सब किया। चंपावत का इलाका इसको मिला था, वहीं पर इसने अपने लिए राजबुंगा का किला का निर्माण करवाया और वहीं से शासन शुरू किया। ये आया कहाँ से था, तो इसके आने को लेकर के भी अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ कहते हैं यह कन्नौज से आया था, ज़्यादातर जो माना गया है और जो पेपर में भी पूछा गया है वो प्रयाग झूसी से माना गया है। ठीक है, जो पवार वंश का संस्थापक था कनकपाल, उसका पूछेगा वो कहां से आया था, तो वो धार नगरी गुजरात से आया था। ठीक है, जो सोमचंद था यह भगवान शिव का उपासक था। चंपावत में इसने अपने लिए राजबुंगा का किला बनाया था और चंद्रवंश की राजधानी चंपावत इसी ने बनाई थी। ठीक है, अगला, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल मूलतः कहां के थे। देखिए, सोमचंद ने चारालों की नियुक्ति करी थी। इन चारालों में कौन कौन थे, 4 किलेदार इसने मुख्य तौर पर बनाए थे। इन 4 किलेदारों में बोरा, इसके अलावा कारकी, इसके अलावा तड़ागी और इसके अलावा चौधरी, ये 4 जातियों के लोग शामिल थे। हर को अपने एक एक किले का इसने किलेदार बना दिया। इन्हीं को संयुक्त रूप से कहा गया चाराल। तो क्वेश्चन बन जाएगा सोमचंद द्वारा नियुक्त चाराल में कौन कौन सी जाति के लोग शामिल थे, तो आप कहेंगे बोरा, कारकी, तड़ागी और चौधरी। ये जो चारों किलेदार थे या ये चारों जो चाराल थे ये मुख्य तौर पे नेपाल के थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वहीं के स्थानीय निवासी थे। सोमचंद ने, अब क्योंकि सोमचंद बाहर से आया था तो शासन अच्छे से चलाने के लिए उसने जो वहाँ की महत्वपूर्ण जातियाँ थी, महत्वपूर्ण धड़े थे, उनको अपने से मिलाना शुरू किया। जो मेहरा और फर्तियाल थे उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। जो दूसरी प्रमुख जातियाँ थी बोरा, कारकी, तड़ागी और चौधरी, इनको किलेदार अपना नियुक्त किया। इन्हीं चाराल में एक उसका फेमस सेनापति रहा था कालू तड़ागी। उस समय चंपावत के इलाके में एक स्थानीय राजा शासन करता था, रावत राजा, दोनकोट का रावत राजा यहाँ पे शासन करता था। इन्हीं चारालों की मदद से, खासकर कालू तड़ागी की मदद से उसने स्थानीय राजा रावत राजा को यहाँ पर हराया था। ठीक है, तो ये 4 इसके किलेदार थे चाराल। अगर पूछेगा उसने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया था, तो सलाहकार उसने मेहरा और फर्तयालों को नियुक्त किया था। कुमाऊं के अंदर ऐपण कला की जो शुरुआत मानी जाती है वो भी सोमचंद के काल से ही मानी जाती है। ठीक है, ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किस चंद शासक ने शुरू करी थी। देखिए, कुमाऊं के अंदर सोमचंद के बारे में यह माना जाता है कि इसी ने इस क्षेत्र में गांव में बूढ़ों या सयानों की नियुक्ति शुरू करी, जो गांव के जो भी निर्णय होते थे वो लेने का काम करते थे। इसी को पंचायती राज व्यवस्था से जोड़कर देखा जाता है, यानी ग्राम प्रधानों की नियुक्ति इसने शुरू करी एक तरीके से। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, आप कहेंगे सोमचंद। ठीक है, कुमाऊं में ग्राम प्रधान, बूढ़ा, सयाना, इनकी नियुक्ति किसने शुरू करी, तो भी आप कहेंगे सोमचंद। ठीक है, अगला, सोमचंद के समय डोटी का राजा कौन था।
देखिए डोटी यानी कि जो नेपाल वाला इलाका था, शुरुआत में ये जो चंद राजा थे ये स्वतंत्र राज्य नहीं थे, ये एक मांडलिक राजा थे जो कतूरियों के अधीन जरूर थे, लेकिन टैक्स ये देते थे डोटी के राजा को। जब सोमचंद्र ने यहाँ पे चंद वंश की स्थापना करी, उस समय जो डोटी का राजा था वो जयदेवमल था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय मल तक ये व्यवस्था चलती रही कि जो डोटी के राजा हैं वो चंद राजाओं से टैक्स लेते थे। भारतीय चंद जब राजा बना उस समय डोटी का राजा जयमल था। इसे जयमल या कुछ जगहों पर यक्षमल भी लिखा गया है। इसी को पराजित किया था भारतीय चंद ने और चंद राज्य को स्वतंत्र बनाया था। क्वेश्चन बनता है डोटी को हराने वाला पहला चंद राजा कौन था? वो भारतीय चंद था। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब शुरुआत हुआ तब डोटी में जयदेवमल था और जब डोटी से आजाद हुआ चंद साम्राज्य उस समय वहां का राजा जयमल या यक्षमल था। ठीक है, अगला, रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस चंद वंश के राजा ने तराई क्षेत्रों में रेशम बुनकरों को बसाया था? तो तराई क्षेत्र में रेशम बुनकरों को बसाने का काम ये किया था इंद्रचंद ने। कुमाऊं के अंदर रेशम उत्पादन, रेशम वस्त्र बनाने के लिए कारखाने इसने स्थापित किए थे। क्वेश्चन बनता है कुमाऊं में रेशम के कारखाने किसने लगवाए? तो कुमाऊं में रेशम के कारखाने चंद राजा इंद्रचंद ने लगवाए। यह चंद वंश का चौथा राजा था। ठीक है, इसे घमंडी राजा भी कहा गया है। इसी के काल में उत्तराखंड के अंदर यानी कुमाऊं के अंदर सबसे पहले रेशम आया था। रेशम की जो उत्पत्ति होती है वो सबसे पहले हुई थी चीन में। ठीक है, चीन के माध्यम से रेशम गया नेपाल। नेपाल की जो रानी थी उनके साथ अच्छे संबंध थे किसके? इंद्रचंद के। नेपाल के माध्यम से रेशम कहाँ आया? भारत आया, यानी कुमाऊं आया। तो क्वेश्चन बनता है किसके काल में रेशम कुमाऊं में आया? तो आप कहेंगे इंद्रचंद। किसके माध्यम से आया? नेपाल के माध्यम से आया। कहां से आया? चीन से आया। चीन से डायरेक्ट नहीं आया, चीन से नेपाल, नेपाल के माध्यम से कुमाऊं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है किस चंद राजा के डोटी के साथ यानी नेपाल के साथ अच्छे संबंध थे? तो भी आप इंद्रचंद कहेंगे क्योंकि उसी समय यहां से रेशम आया। रेशम बनाने के लिए रेशम के कारखाने इसने कुमाऊं में स्थापित करे। रेशम के कारखानों के लिए अच्छे इसको रेशम बुनकरों की आवश्यकता थी जिनको इसने पूरे देश से यहाँ पर मंगवाया। तराई क्षेत्र में उनको बसाने का काम किया। रेशम बुनकरों को पटुआ कहा जाता था। इसे आपने ध्यान रखना है कि चंद काल में पटुआ कौन होते थे? रेशम बुनकर। जब रेशम उत्पादित किया जाता था, बनाया जाता था, उस समय एक प्रथा प्रचलित थी कि जितना ज्यादा आप झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा रेशम अच्छा होगा, उसका रंग उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यह प्रथा उस समय प्रचलित थी कि जितना ज्यादा झूठ उतना ज्यादा अच्छा रेशम। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इसे पटरंग वाली प्रथा कहते थे। क्वेश्चन बन जाएगा कुमाऊं में प्रचलित पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे था? यह रेशम उत्पादन से संबंधित थी। किसके काल में प्रचलित थी? इंद्रचंद की। एक पेपर में सवाल बना था पटरंग वाली प्रथा क्या थी? तो झूठ बोलने की प्रथा थी। ठीक है, जितनी ज्यादा अफवाहें, जितनी ज्यादा झूठ आप बोल सकेंगे रेशम उतना ही अच्छा होता था। एक और चीज ध्यान रखना, अब क्योंकि जो ये रेशम था ये चीन से आया था। ठीक है, इनडायरेक्टली ही आया हो लेकिन आया चीन से था। अगर सवाल बन जाए किस चंद राजा ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, तो भी आप इंद्रचंद का ही नाम लेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा चंद शासक खसों से पराजित हुआ था? खसों से हारने वाला दो चंद राजा हुए, एक जो खसों से हारा और एक जिसने खसों को हराया। खसों से हारने वाला जो चंद राजा था उसका नाम था वीणाचंद। ठीक है, ये खसों से पराजित हो गया था और खसों को हराने वाला जो था उसका नाम था वीरचंद। इसने खसों को हराया। आपसे पूछा है खसों से कौन हारा? खसों से हारा वीणाचंद। खसों को किसने हराया? तब होता वीरचंद। बेसिकली जब वीणाचंद यहाँ का राजा बना, कुमाऊं का राजा बना, तो खसों ने इसको यहाँ से पराजित कर दिया, इसको यहाँ से गद्दी खाली करनी पड़ी। उसके बाद कुमाऊं में लगभग 200 सालों तक खस राजाओं का ही शासन यहाँ पे रहा या उनका शासन यहाँ पे माना जाता है। बाद में एक चंद वंशज हुआ जिसका नाम था वीरचंद। नेपाल के अंदर डोटी में अपना निर्वासित जीवन ये व्यतीत कर रहा था। उसी समय जो एक प्रमुख सेनापति था उस समय श्रीसेन खड़ायन, वो जाता है नेपाल, इसको लेकर आता है वीरचंद को और श्रीसेन खड़ायन के नेतृत्व में खसुक राजा जो उस समय था सौपाल, उसको ये मार देता है और चंद वंश की दोबारा स्थापना ये करता है। तो खस में किसको हराया गया था? ये हराया गया था सौपाल को,
एक खस राजा था। किसने हराया? वीरचंद। इसका सेनापति कौन था? श्रीसेन खड़ायन। क्वेश्चन बन जाएगा श्रीसेन खड़ायन कौन था? तो एक चंद सेनापति था। किसका? वीरचंद का सेनापति। ठीक है, सुपौल को ही इसने हराया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खसों से हारा वीणाचंद, खसों को हराया वीरचंद। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। यहाँ से आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आगे चलेंगे जहाँ पे हमने आज यहाँ पे छोड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में एक और चीज़, जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उसमें जीके रिवीजन की मिक्स क्लासेस को शुरू करने जा रहे हैं। खास तौर पे ऑल इंडिया जीके के जो एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का होगा, रेलवे का होगा, एसएससी के, एमटीएसएस, सीएचएसएल, सीजीएल के जो आते हैं, जिसमें जीएस आपकी आती है, कंप्यूटर साइंस जीके का हर पोर्शन उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी समय से क्लासेस नहीं आ पाई हैं, कल से उस चैनल पर भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। लूसेंट वाली सीरीज़ जो उसमें चल रही है उसको भी कंटिन्यू करेंगे, और जीके की हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज़ है मिक्स वाली, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के, कंप्यूटर के, नॉर्मल जीएस के, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ शामिल होगा। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रेंडिंग जीके को आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। कल से उस पर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।